यूनियन कैबिनेट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप करने का डिसीजन लिया है। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एक्चुअली इस एजेंसी की नीड क्या थी, किस तरह से ये एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, कौन सी भाषा में करवाएगी, गवर्नमेंट ने इस एजेंसी के लिए कितना पैसा अप्रूव किया है, हर ज़िले में इस एजेंसी से रिलेटेड क्या प्रबंध किए जाएंगे, इस एजेंसी से जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी उससे जो स्कोर मिलेगा वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइब एजुकेटर्स। अब हम देखते हैं इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की नीड क्या थी। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जितने भी एस्पिरेंट्स सरकारी नौकरियों के लिए एग्ज़ाम देते हैं उनको अलग अलग एग्ज़ाम्स देनी पड़ती हैं। जैसे बैंक के लिए अलग एग्ज़ाम देंगे, एसएससी के लिए अलग एग्ज़ाम देंगे, रेलवेज़ के लिए अलग एग्ज़ाम देंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हर साल 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स सरकारी नौकरियों के लिए एग्ज़ाम देते हैं, जो कि अराउंड हर साल 1.25 लाख सरकारी नौकरी निकलती है। तो जैसे ही ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बन जाएगी उसके बाद से एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा इस एजेंसी द्वारा, और इस एग्ज़ाम का जो स्कोर आएगा उसी स्कोर से कैंडिडेट हर एजेंसी के पास जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी वही स्कोर वैलिड होगा उसका बैंक जॉब के लिए भी, एसएससी के लिए भी और रेलवेज़ के लिए भी। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए ये एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो जब शुरुआत होगी इस एजेंसी की तो सबसे पहले इसका जो स्कोर वो वैलिड होगा वो ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के लिए वैलिड होगी, जो कि फ़िलहाल अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए ये वैलिड होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS के लिए भी वैलिड होगा। और जैसे ही टाइम बीतेगा वैसे और धीरे धीरे दूसरे एग्ज़ाम्स को भी इसके अंडर लेके आया जाएगा। और ये जो एजेंसी गठन होगी इसके अंदर जो स्टाफ होगा यानी इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो SSC के भी होंगे, IBPS के भी होंगे और RRB के भी होंगे। ये टेस्ट जो होगी वो 3 लेवल्स पे करवाई जाएगी। ग्रेजुएट्स के लिए अलग करवाई जाएगी, हायर सेकेंडरी यानी 12th पास के लिए अलग करवाई जाएगी और मैट्रिकुलेट यानी 10th पास के लिए अलग करवाई जाएगी। लेकिन जो अभी प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो IBPS, RRB और SSC ये अभी रहेंगी, इनको हटाया नहीं जाएगा। फिर इसके बाद जो CET का स्कोर आएगा जो एस्पिरेंट का, उसी स्कोर के थ्रू वो अपनी रेस्पेक्टिव एजेंसी को अप्रोच कर सकता है। यानी वही स्कोर के थ्रू वो बैंक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, SSC के लिए अप्लाई कर सकता है और रेलवे के लिए भी अप्लाई कर सकता है। फिर ये एजेंसीज अपनी और एक एग्जामिनेशन करवाएंगे, जो भी इनका होगा टायर 2 टायर 3 अपनी एग्जामिनेशंस करवाएंगे। फिर एस्पिरेंट का फाइनल सिलेक्शन होगा और जो CET का जो सिलेबस होगा वो सभी के लिए सेम होगा। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि हर कैंडिडेट को आसानी हो इसलिए इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में यानी हर ज़िले में एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा और एक स्पेशल फोकस रखा जाएगा 117 डिस्ट्रिक्ट्स पर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस मूव की वजह से जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो गरीब विद्यार्थी हैं इनको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा जो कंडक्ट होती हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो अलग देनी पड़ती है, ट्रैवलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, बोर्डिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, लॉजिंग चार्जेस देने पड़ते हैं और जो दूसरे अन्य चार्जेस हैं वो सारे उनके बच जाएंगे। तो ये जो सिंगल एग्ज़ामिनेशन होगी इसकी वजह से जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा। अब हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम से जो CET स्कोर आएगा वो कितने दिनों तक वैलिड होगा। तो ये जो CET स्कोर है किसी भी कैंडिडेट का, इसकी वैलिडिटी होगी 3 साल तक, उस दिन से जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया होगा। और वो कैंडिडेट कितने भी बार एग्ज़ाम दे सकता है, समझ लीजिए अगर वो अगले 3 सालों में भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका वही स्कोर वैलिड होगा, जो बेस्ट स्कोर होगा उसका उसी को वैलिड माना जाएगा और उसी स्कोर को लेके वो अपनी रेस्पेक्टिव एजेंसी को अप्रोच कर सकता है। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई भी कैंडिडेट कितने भी बार CET एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन इसमें एक लिमिट होगी, वो होगी अपर एज की लिमिट होगी। लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं जैसे SC, ST, OBC और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं इनको रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी में भी मेंशन्ड है। तो ये CET एग्ज़ाम कौन सी भाषा में करवाई जाएगी? CET दोस्तों अलग अलग भाषा में करवाई जाएगी। जो मिनिस्टर ऑफ DOPT हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है कि CET को 12 भाषाओं में करवाया जाएगा, जो कि हमारे भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में मेंशन्ड है। और इस एजेंसी के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा?
तो शुरुआत के 3 सालों के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 1517 करोड़ इस एजेंसी के लिए। इस पैसे से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।